इस न्यूमेरिकल में व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। तो देयर आर टू चार्ज स्फीयर्स, दो चार्ज स्फीयर है हमारे पास। मान लो ये एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, और इनके ऊपर एक चार्ज है। ये पहले के ऊपर चार्ज है, ये दूसरे स्फीयर के ऊपर चार्ज है, और इनके अंदर डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर का है। अब एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूला जो फोर्स का, दैट इज कूलम लॉ जो है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में Q1 जो है वो चार्ज और पहला स्फीयर जो है उस पे चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम। जो दूसरा स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। अब अगर हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दें तो आंसर गलत आएगा, बिकॉज सेंटीमीटर इज़ नॉट ए SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो इसलिए हमें इसको पहले चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो इसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया है बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻⁻² मीटर। अब हम ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। आपको जैसे पता है कि फोर्स का वैल्यू होता है 1/4πε0 इज़ 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर विल बी 30 × 10⁻² इंटू 30 × 10⁻⁻²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 2 × 3 डिवाइड बाय 30 and 30, that is 30 multiply 30, एंड पावर्स ऑफ 10 को हम सेपरेट रख लेंगे। तो 9 -7 -7, एंड यहाँ -2 और -2 -4 ऊपर जाके हो जाएगा +4। और इसको सॉल्व कर लेंगे 3 × 3 9, तो नीचे आपका 100 बचेगा और ये 9 कट जाएगा। सो इट विल बी 2 × 3 6 इंटू 9 + 4 13, 13 minus 14 -1, और ये 2 ऊपर जाके -3 बन जाएगा। तो दिस मच इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस। तो दो चार्ज के बीच में इतनी फोर्स एक्ट करेगी, एंड दिस विल बी अ रिपल्सिव फोर्स। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस। सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं 1.2। The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to other small sphere of charge -8 microcoulomb। तो इसका मतलब यहाँ पे दो हमें स्फीयर दिए हुए हैं। देयर आर टू स्फीयर्स जिनके बीच में देयर इज सम फोर्स। ये ऐसे डिस्टेंस है इनमें कुछ। तो मान लो यहाँ पे हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस? डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं डिस्टेंस को r मान लेता हूँ। और पहला जो चार्ज है वो 0.4 माइक्रोकूलम का है, दूसरा जो चार्ज है वो नेगेटिव है -0.8 माइक्रोकूलम, एंड दोनों के बीच में जो फोर्स दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन का हमें फोर्स दिया हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास पहला जो चार्ज है Q1 वो है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। जो सेकंड चार्ज है हमारे पास वो है -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब यहाँ पे फोर्स नेगेटिव साइन से सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो फार्मूला हमारे पास है फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से R निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और फोर्स को इस साइड ले जाएंगे। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय F, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा हमारे पास 1/4πε0 क्या होता है
9 इंटू 10⁻⁹ एंड Q1 Q2, तो Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड ले लेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁶ एंड 0.8 इंटू 10⁻⁻6 एंड होल डिवाइडेड बाय फोर्स, फोर्स का वैल्यू है 0.2 न्यूटन, सो 0.2 रखेंगे। सो अब इसको वी कैन टेक, ये कट जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके r² विल बी इक्वल टू 9 इंटू 0.8 9 इंटू 2 इंटू 0.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ 3 तो जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 16 इंटू ये 1/10 नीचे आ जाएगा, इसको काट के हम 10 लगा सकते हैं, तो सॉल्व करके हमारे पास 10⁻⁻4। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो r का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 16 स्क्वायर रूट इज़ 4 एंड 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट आएगा -2 मीटर, सो ये वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो 12 सेंटीमीटर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू। अब हमें क्या बोला गया था यहाँ पे कि एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है, और इसका जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर, इस स्फीयर पे कितनी फोर्स लगेगी। अब देखो पहले जो स्फीयर है उस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.2 न्यूटन, जो दूसरा स्फीयर है उस पे भी सेम फोर्स लगेगी 0.2 न्यूटन। क्यों सेम फोर्स लगेगी, बिकॉज इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ। तो बी पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकंड स्फीयर is also 0.2 Newton because these exert equal and opposite force. These exert equal and opposite force on each other. तो ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो इसलिए दोनों पे सेम फोर्स लगेगी बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। यहाँ पे हम थर्ड न्यूमेरिकल लेते हैं 1.3, सो दैट इज check that the ratio ke² upon g me/mp is dimensionless and look up a table of physical constants and determine the value of this ratio and what does the ratio signify। अब इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ट्रिक यूज़ करेंगे। क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, ke², इसको भी r² से डिवाइड कर देंगे और g me/mp इसको भी r² से डिवाइड कर देंगे। ऊपर और नीचे वाली टर्म्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम r² से डिवाइड कर देंगे। अब ये वाला जो फैक्टर है ये बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो नीचे वाला जो फैक्टर होता है ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो रेशो आ गया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो आ गया। तो अब इसके हमने डिमेंशन फाइंड करने हैं, तो डिमेंशन, फोर्स के क्या डिमेंशन होते हैं, तो फोर्स का डिमेंशन होता है m1 L1 T-2 और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स का डिमेंशन होगा m1 L1 T-2 एंड ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो m 0 हो जाएगा, L0 एंड T 0, सो इट हैज़ नो डिमेंशन, कोई डिमेंशन नहीं आएगा इसका। एंड सेकेंडली हमने फाइंड करना है इसका वैल्यू, इस रेशो का वैल्यू क्या है, हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द रेशियो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ke² अपॉन g me एंड mp। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इनकी वैल्यूज़ पता है, तो k का वैल्यू जो है दैट इज़ 9 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, E is charge on proton which is 1.6 into 10⁻⁹, other charge same 1.6 into 10⁻⁹, because यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है
एंड डिवाइड बाई जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 and mass of electron and mass of proton. Here m is mass of electron, p is mass of proton. तो m is mass of electron का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻31 and mass of proton is 1.67 into 10⁻27 kg. So after solving these values we will get approximately 2.3 into 10⁻39. ये आंसर आ जाता है सॉल्व करने के बाद। अब ये रेशो इतनी हाई क्यों है? बिकॉज व्हाट द रेशो सिग्निफाई। तो रेशो का क्या इम्पोर्टेंस है? तो रेशो से हमें ये पता लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, दैट इज between proton and electron is very very large as compared to the gravitational force. तो gravitational force is a weak force और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो 10⁻39 टाइम स्ट्रॉन्ग है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेते हैं और दोनों में डिस्टेंस सेम रहता है तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं 1.4। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। सो यहाँ पे क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि चार्ज किसी भी बॉडी पे इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज ऑन ए बॉडी लाइक यहाँ पे n जो है वो एनी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर होगा। E जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज वो किसके बराबर होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन के या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के, और इसका वैल्यू रहता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे जो इंटीजर हैं, इंटीजर वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? लाइक -3, -5, -2, 1, 2, 3, ऐसे नंबर्स को इंटीजर बोलते हैं। सो चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी 3e, -3e, 5e, 10e, like, but charge on a body cannot be like -1/2e, +3/2e, 3.2e. These type of charges are not possible because these are not integer. ये integer नहीं है, ये integral multiple होना चाहिए charge. So charge on a body is always quantized. Quantized होता है मतलब मल्टीपल होंगे e के, इंटीग्रल मल्टीपल 1e होगा, 2e होगा, 5e होगा, ऐसे, बट हाफ में नहीं होते ना, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बी पार्ट क्या है? वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक चार्जेस। नाउ माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। सो माइक्रोस्कोपिक एट माइक्रोस्कोपिक स्केल, at the macroscopic scale, charge are in large quantity. Charge on a body is in very large quantity, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, is in very large quantity as compared to large quantity, as compared to the charge on electron, as compared to charge on electron. तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो चार्ज है वो बहुत लार्ज होता है। सो दैट कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच आर डिफ़िकल्ट टू काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट टू काउंट। हेंस इसलिए quantization of charge can be ignored in that case. Quantization of charge can be ignored in that case. तो उस केस में हम quantization of charge को neglect कर देंगे because charge is very very large as compared to electron charge. तो यहाँ पे जब माइक्रोस्कोपिक चार्ज की बात करते हैं, ज़्यादा चार्ज की बात करते हैं,
तो चार्ज कैन बी neglected because charge on electron is very very small amount. Next numerical 1.5. When a glass rod is rubbed with the silk cloth, then charge appear on both. A similar phenomena is observed with many other pair of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. तो इस क्वेश्चन में क्या मीनिंग है इसका कि जब हम एक आपको जैसे मालूम है कि देयर इज़ अ फ्रिक्शन मेथड कि बॉडीज़ को हम चार्ज कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन. ए पेयर ऑफ बॉडीज़ कैन बी चार्ज विद ए फ्रिक्शन. जैसे यहाँ पे हम एक ग्लास रॉड लेते हैं. अब ग्लास रॉड को जब हम रब करते हैं विद ए सिल्क क्लॉथ तो सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो इसमें जितना चार्ज यहाँ पे आएगा सेम उतना ही चार्ज यहाँ पे आ जाता है. सो बिफोर रबिंग रब करने से पहले टोटल चार्ज क्या था? टोटल चार्ज वाज ज़ीरो, क्योंकि इस पे भी ग्लास रॉड पे भी कोई चार्ज नहीं था और सिल्क क्लॉथ पे भी कोई चार्ज नहीं था. सो टोटल चार्ज वाज इक्वल टू ज़ीरो. एंड आफ्टर रबिंग दोनों पे चार्ज आ गया है. आफ्टर रबिंग दोनों पे चार्ज आ गया है. तो टोटल चार्ज कितना है? तो टोटल चार्ज कितना है? एक पे चार्ज क्यू है, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू ज़ीरो. तो टोटल चार्ज ज़ीरो हो गया है बिफोर रबिंग भी और आफ्टर रबिंग भी. एज चार्ज रिमेन सेम, तो इसलिए ये इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो लॉ है इज ओबेड बाय दिस फिनोमेना, दैट इज बाय फ्रिक्शन मेथड.